वेलकम बैक। जागो भारत में एक बार फिर से अखबारों के पन्ने पलटते हैं। बात तिरुमाला की, जहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे सीएम नायडू। उसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, उनकी जिम्मेदारी। और अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और उसके बाद अब विधिवत रूप से उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। ऑफिस जाने के दौरान रोड शो भी करते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आए थे। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कार्यभार संभाल लिया है। अपने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुंचे। आपको साथ में नारा लोकेश भी नजर आएंगे, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद रही और चंद्रबाबू नायडू ने कार्यभार संभाल लिया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। एनडीए की सरकार, और देखिए सबसे अहम ये कि इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री थे। हालांकि जगनमोहन रेड्डी ने साल 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें बाजी मार ली, लेकिन इस बार टीडीपी अलायंस में थी, जिसमें इसमें जनसेना भी शामिल थी पवन कल्याण के। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी इस अलायंस का हिस्सा थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को अब मुख्यमंत्री वो बने। उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उनको विधायक दल का नेता चुना गया और फिर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे चंद्रबाबू नायडू, और खास तौर पर जो मुद्दे लेकर के वो चुनावी मैदान में गए और जिस तरीके से संघर्ष एक उनका अपना रहा जब वो जेल में थे। और उसके बाद पवन कल्याण उनसे जाते हैं मिलने के लिए, गठबंधन को मजबूती देने की बात कही जाती है। उनके एब्सेंस में, उनकी गैर हाजिरी में नारा लोकेश की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किया जाता है। पवन कल्याण लगातार जमीन पर उतरते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। और अब चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। अब देखना होगा कि आंध्र प्रदेश में आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना कार्यभार संभाला। नई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी, ये रक्षा मंत्री की तरफ से पदभार संभालते ही कहा गया। देश की सेनाएं हर चुनौती के लिए तैयार है। तो कल तमाम मंत्रालयों में तमाम जो मंत्री थे वो पहुंचे, अपना पदभार संभाला। और रक्षा मंत्रालय की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रक्षा मंत्री का पदभार संभालते हुए राजनाथ सिंह। और पदभार संभालते ही तत्काल जो अधिकारी हैं, तमाम जो अफसर थे, उनके साथ बैठक की गई, मीटिंग की गई और चर्चा की, क्योंकि कई चुनौतियां हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर फिलहाल इस वक्त सामने आ रही है, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी चुनौती है। पदभार संभालते ही राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनाते हैं आपको। पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। राजनाथ सिंह को अभी आपने सुना। इसके अलावा कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कार्यभार संभाल लिया। इसके अलावा जी किशन रेड्डी ने भी पदभार ग्रहण किया। ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई। जब वो पदभार ग्रहण कर रहे थे तो उनके साथ एमओएस जयंत चौधरी के साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद रहे सुकांत मजूमदार भी। और इसी तरीके से जी किशन रेड्डी को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया। उनके साथ प्रहलाद जोशी उस वक्त मौजूद थे। अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों बड़े चेहरों के पास, और इससे पहले के भी सरकार में वो मंत्री थे और उन्हीं का कॉन्टिन्यूएशन एक तरीके से आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर पूजन पाठ वहां पर हुआ, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे और बात लखनऊ की, जहां लखनऊ में आज 13 नवनिर्वाचित एमएलसी लेंगे शपथ और तिलक हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। संभावित कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह शपथ दिलाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और देखिए आगे बढ़ेंगे, राज ठाकरे एक बार फिर से बने हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष। अगले 4 साल तक संभालेंगे पार्टी की कमान। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। तो एक बार फिर से राज ठाकरे अध्यक्ष बनाए गए हैं एमएनएस के, और ऐसे में अगले 4 साल तक वो पार्टी की कमान संभालेंगे। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर के एक बड़ी खबर है। और कल भी उन्होंने मीटिंग की थी, एनडीए को उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था चुनाव में, और जब मीटिंग होती तो कई विषयों पर बात भी हुई थी। लेकिन अब उस खबर की बात जो कि लाखों लोगों को, लाखों स्टूडेंट्स को प्रभावित करती हैं, नीट की बात हम करेंगे। रिजल्ट विवाद पर सर्वोच्च अदालत का एक बहुत अहम फैसला सामने आया, जिसमें कहा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर कार्ड रद्द होंगे।
साथ ही साथ 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा से परीक्षा होगी। नतीजे 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे। नीट का ऐसा विवाद जिसको लेकर के लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जो संगठन है वो सड़कों पर है। इसी बीच बीते रोज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होती है। अब जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी, लेकिन कल जो सुनवाई हुई उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई, जिसमें कहा गया कि जो 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड हैं जिनको ग्रेस मार्क्स देने पर दरअसल पूरा बवाल देखने को मिल रहा है, उसको रद्द किया जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दोबारा से परीक्षा 23 तारीख को होगी, 30 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि वैसे स्टूडेंट जो कि नहीं चाहते कि वो दोबारा से एग्जामिनेशन दे, क्योंकि परीक्षा खत्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उस तरीके से पढ़ाई नहीं करते, उस तरीके से तैयार नहीं रहते। लेकिन कोर्ट में एनटीए ने कहा कि जो स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं देना चाहते उनके मार्क्स से सिर्फ ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट है वो नए सिरे से उन बच्चों के लिए जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी। काउंसलिंग होने वाली है 6 जुलाई से। स्टूडेंट्स लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अलग अलग जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनका क्या अब अगला कदम होता है, क्योंकि जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी। और अब देखना बहुत ज़्यादा अहम है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में बढ़ा जाता है। लेकिन कल सर्वोच्च अदालत की तरफ से एक बड़ी राहत ये ज़रूर आई कि 1563 स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा होंगी। तो 23 को फिर परीक्षा का ये विकल्प है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि 30 को नतीजा आएगा। काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देंगे उनकी काउंसलिंग बिना कृपांक की होगी, यानी बिना ग्रेस मार्क्स की होगी। टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर अब 61 रह जाएगी। जो कोर्ट नहीं पहुंचे उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठने का विकल्प नहीं है। तो कुछ एक पॉइंट्स इसके खास हैं। कई शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें भी कल सामने आई। 7 हाईकोर्ट में केस भी दर्ज हुए हैं। लेकिन इस बीच नीट परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है एक और याचिका। गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग अब इसमें होने लगी, क्योंकि ये पूरा मामला लगातार गर्मा रहा है। पेपर लीक नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि नीट यूजी में पेपर लीक के आरोपों का पुष्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है। जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूले पर आधारित थे और अगर विसंगतियां हैं तो उन्हें सुधारा जाएगा। इसका असर क्या होगा? दरअसल जो टॉपर्स हैं 67 से घटकर उनकी संख्या 61 हो जाएगी। एनटीए अधिकारी के मुताबिक हरियाणा के एक केंद्र में जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए उनमें से 6 ने 61 अन्य के साथ जो फर्स्ट शुरू के जो टॉप स्थान है उनको साझा किया है। इसके अंक अब बिना कृपांक के जोड़े जाएंगे। हालांकि संशोधित रैंक सूची तभी जारी की जाएगी जब ये पता चलेगा कि इनमें से कितने अभ्यर्थी फिर परीक्षा देना चाहते हैं। तय है कि पूरी रैंकिंग अब बदल जाएगी। तो इसमें तमाम अपडेट्स एक के बाद एक क्योंकि निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे चलकर इसमें कुछ क्या और अपडेट्स होते हैं। और देखिए, क्योंकि जब पूरा ये मामला सामने आया तो पहले एनटीए की तरफ से ये कहा जा रहा था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है और ना ही जो ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। अब कल जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो एनटीए ने ये कहा कि हम ये करते हैं कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए स्टूडेंट्स को उनको रद्द कर देते हैं। एक तो ऑप्शन ये स्टूडेंट्स के कि जब ग्रेस मार्क्स उनके रद्द हो जाएंगे वो जो नंबर रहेंगे वो उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि या तो हम फिर से एग्जाम कराते हैं वो रीअपेयर हो एग्जाम में। अभी देखना होगा कि कितने स्टूडेंट फिर से रीअपेयर होते हैं। इसके अलावा दरअसल आप देखिए जो ग्रेस मार्क्स मिले थे स्टूडेंट्स को वो समय की बर्बादी को लेकर कुछ सेंटर्स में थे, 6 ऐसे सेंटर थे। और हैरानी की बात यह है कि ग्रेस मार्क्स के अभ्यर्थियों में 38.5% छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हालांकि कल ही शिक्षा मंत्री की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस पूरे मामले में यह कहा गया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वही प्रश्न पत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं है, ये भी उनकी तरफ से क्लियर किया गया। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सालों साल इंतजार करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, चर्चित आईएएस के पाठक का तबादला हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पद से हटाए गए। राजस्व भूमि सुधार विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया और हटाए गए बिहार के शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पाठक। बड़ी जानकारी है, राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं के पाठक। आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। रक्तदाताओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं, सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी है।
जो लोग रक्तदान करते हैं उन्हें रक्तदान करके जीवन दान का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस ईश्वरीय कार्य के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए सीएम योगी की तरफ से, क्योंकि आज रक्तदान दिवस है। और ऐसे में प्रिया पहले आपको बता भी रही थी इस बारे में, और क्योंकि इसी को लेकर सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, महादान रक्तदान को कहा जाता है। आप सोचिए कितनी सारी लोगों की जानें चली जाती है, कितनी मौत हो जाती है लोगों को रक्त ना मिलने की वजह से टाइम पर। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप समय समय पर रक्तदान करते हैं, आपके लिए तो ये होता ही सही है, आपकी बॉडी के लिए तो होता ही अच्छा है, लेकिन आपके रक्तदान करने से कितनी जिंदगियां आप बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप रक्तदान करेंगे तो वो ब्लड बैंक में ब्लड रहता है, और जब किसी को इमरजेंसी होती है तो उसको तुरंत मुहैया करवाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूर जीवन में आपको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करना ईश्वरीय कार्य है। ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया, और इसके लिए आपको हमेशा सदैव तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल, रक्तदान दिवस ऐसे में कुछ ज़रूरी बातें, जैसे भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां रक्तदान की मांग अधिक है और पूर्ति कम है। और एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल औसतन 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 1.4 करोड़ यूनिट्स की पूर्ति ही मुश्किल से हो पाती है। बढ़ते आगे तक जी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। रियासी आतंकी हमले को लेकर के जांच तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, और पुलिस की तरफ से हमले में मारे गए थे 10 तीर्थयात्री। और जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी उसके बाद तमाम तरह के सवाल देखने को मिले, क्योंकि रियासी में एक बस जिसमें तीर्थयात्री सवार थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और इसी दौरान बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। उस दौरान जो चालक थे उनको गोली लगती है, जिसके बाद बस डिस्बैलेंस होती है और उसके बाद नीचे जाकर गिर जाती है। कई लोगों की जान चली गई, 10 लोग जिन्होंने जिंदगी गंवा दी। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पहले एसएसपी की तरफ से जानकारी दी गई कि जिन 2 लोगों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, और अब इस पूरे मामले में अबू हमजा का भी नाम सामने आया था और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी थी। अब कहा जा रहा है कि 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब जाहिर है कि सवालों की लंबी फहरिस्त होगी, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या लंबे वक्त से वहां पर रेकी की जा रही थी, ऐसे बसेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्या ये कश्मीरीज और गैर कश्मीरीज के बीच एक दूरी लाने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों पर हमला हुआ, जिन तीर्थ यात्रियों को निशाने पर लिया गया, उनमें से अधिकांश वो लोग थे जो कि उत्तर भारत से ताल्लुक़ रखते थे, कोई यूपी से था, इसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो ताल्लुक़ रखते थे वो वहाँ पर थे, राजस्थान के कई लोग वहाँ पर मौजूद थे, इस बस में सवार थे। तो क्या एक गैप लाने की कोशिश की जा रही है? इसके अलावा आखिरकार कैसे इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? क्या ये ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन है, ताज़ा घुसपैठ है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार। और इसी बीच खबर ये कि जांच बेहद तेज है। पलक, जांच इस पूरे मामले में लगातार तेज हो रही है। आगे बढ़ेंगे, कुवैत हादसे की बात होगी जिसमें जो लोग घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे। हॉस्पिटल की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। जितने भी घायल थे, 6 घायल थे, सभी से अस्पताल जाकर हालचाल उनका पूछा, अस्पताल जाकर मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। भीषण अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हुई थी। हालांकि इसमें अपडेट ये है कि जो विमान है वो वहां से रवाना हो चुका है शवों को लेकर, और कोची पहुंचेगा ये विमान। 45 कुल भारतीय हैं, 48 शव की पहचान हो गई है, जिसमें से 24 केरल के और 3 इसमें यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। केरल के सबसे ज़्यादा है, और वजह यही है कि केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी कुवैत के लिए रवाना हो गए थे। जानकारी नज़र इस पर लगातार बनी हुई थी। 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, और जिसमें से भारत के 6 लोग थे जो घायल थे, और सभी घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो केरल के मृतक हैं, केरल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो कि कुवैत पहुंचे थे। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। इसके अलावा शवों को भारत लाने के प्रयास उनके द्वारा किए गए, और अब वहां से जो हरकुलस विमान है वो शवों को लेकर रवाना हो चुका है। कोची पहुंचेगा ये विमान। इसके अलावा आपको बता दें बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया था। बिल्डिंग में आग लग गई थी, किचन में आग लगी, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, और ये आग बहुत जल्दी बहुत तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 160 लोग उस बिल्डिंग में रह रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। कुवैत गृह मंत्रालय की तरफ से बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लापरवाही वहां पर बरती गई थी। एक छोटी सी बिल्डिंग में, मतलब 6 मंजिला बिल्डिंग थी, और उसमें करीब 160 लोग रह रहे थे। जरूरत 196 लोग रह रहे थे।
क्योंकि पहले ये संख्या 160 बताई गई थी, लेकिन जब बाद में जांच हुई, पड़ताल हुई, पूछताछ हुई, उसके बाद 160 से संख्या बढ़कर 196 पहुंच गई थी। तो 6 मंजिला इमारत में 196 लोग रह रहे थे और इस पूरे मामले में हालांकि लगातार जांच अभी और भी ज्यादा आगे चल रही है। देखिए, कुवैत के मंगाफ में हुए अग्निकांड में केरल के रहने वाले श्रीहरि की मौत हो गई। उनके पिता प्रदीप अपने 27 वर्षीय बेटे के हाथ पर बने टैटू से उसके शव की पहचान कर पाए। अलग अलग जो कहानी है वो निकलकर सामने आ रही है। दर्दनाक हादसा हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश के 3, बिहार के 2 और झारखंड के 1 व्यक्ति की जान चली गई है। तो लोगों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये कि इस हादसे में जिंदा बचे केरल के एक शख्स ने बताया कि जिस समय ये हादसा हुआ सब सो रहे थे। शोर और घर में धुएं के कारण नींद खुली और आग बेहद विकट थी। एक समय तो ऐसा लगा कि अब जान नहीं बचेगी, पर तभी मैं भागकर तीसरी मंजिल तक पहुंचा। मैंने धुएं के बीच से खिड़की से नीचे देखा तो एक पानी की टंकी रखी थी और मैं बिना सोचे समझे उस पर कूद गया। तो देखिए, आप बीती बताई गई क्योंकि दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 45 भारतीयों की जान चली गई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के उप प्रधानमंत्री से भी बात की है। उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबा से मुलाकात की है और घटना को लेकर चर्चा की। हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। तो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है जहां कुवैत के डिप्टी पीएम से मिलते हुए नजर आ रहे हैं कीर्तिवर्धन। शेख फहद यूसुफ से मुलाकात की और घटना को लेकर चर्चा की है। तो कल जब ये खबर सामने आई थी, काफ़ी दुखद ये खबर थी। तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के थे, खासतौर पर दक्षिण भारत के लोग। तो वहीं कुवैत के संपर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार बने हुए हैं। जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री से भी बात की है। कुवैत के विदेश मंत्री यहाँ ने भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द, क्योंकि जो लोग हैं एक तरफ उनको पूरी मदद पहुँचाई जा रही है जो घायल हुए हैं, लेकिन जो बाकी लोगों के शव हैं उन्हें जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाया जाए, इसको लेकर तेज़ी के साथ वहां पर काम किया जा रहा है। और खुद विदेश मंत्री इस पूरे प्रकरण पर नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरीके से दुखद खबर सामने आई, ये पूरी घटना घटी, तमाम लोगों की जान चली गई और जान जाने के पीछे की वजह क्योंकि एक ही एंट्री पॉइंट था। देखिए, 3 मंजिला इमारत थी, जैसे कि पलक भी आपको बता रही थी, और इस 3 मंजिला इमारत 6 मंजिला इमारत थी, लेकिन इस 6 मंजिला इमारत में भारी संख्या में लोग रह रहे थे। यानी कि जितनी इसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रखा गया था और जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जो पूरी सेफ्टी को लेकर होना चाहिए था, वो सब कुछ वहां पर नहीं था। शायद अगर एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट होता तो ऐसा होता कि लोग भाग पाते बाहर, जान बचा पाते, लेकिन ऐसा नहीं था। एक ही पॉइंट था और आग लगने की वजह से वो वहां से नहीं निकल पाए, जिस वजह से तमाम जो लोग थे उनकी मौत हो गई। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो नाइट शिफ्ट करके आए थे, वो थके हुए थे। जब धुआं वहां पर आग की वजह से उठा तो उनका दम घुट गया और उनको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है और वो अपनी जान खो बैठे। बिल्कुल, तो कुवैत के संपर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। जिस तरीके से एक बड़ी घटना वहां पर घटती है, 49 लोगों की जान चली गई और उनमें से 41 भारतीय थे। आज उनके शरीर को लेकर के इंडियन एयरफोर्स का जो हरकुलस विमान है वो भारत पहुंचेगा, कोची पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता रहे थे कि कुवैत के संपर्क में इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। तो थोड़ी देर में ये जो विमान है वो कोची पहुंचेगा तमाम शवों को लेकर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, दिल्ली को जल्द मिल सकती है अब जल संकट से राहत। अब दिल्ली को जल संकट से राहत मिलेगी क्योंकि हरियाणा के मुनक नहर से पानी छोड़ दिया गया है। मुनक नहर से 2394 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो अब उम्मीद है कि जल्दी जल संकट से राहत मिल सकती है। हमने देखा कैसे बूंद बूंद के लिए त्राहिमाम करते हुए दिल्ली वासी नजर आए, राजधानी वासी नजर आए। पूरी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तमाम बयानबाजी का दौर इसमें देखा। एलजी की एंट्री हुई, एलजी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये मौका बयानबाजी का या लड़ाई झगड़े का नहीं, बल्कि आप बैठिए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर इस समस्या का समाधान निकालिए। हालांकि अब जानकारी है कि मुनक नहर से पानी छोड़ दिया गया है और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब जो दिल्ली में जल संकट था वो अब दूर हो सकेगा। बिल्कुल, देखिए, सख्ती मुनक नहर पर 5 थानों की पुलिस का पहरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टैंकर माफिया को लेकर टिप्पणी की गई थी। टैंकर माफिया से किस तरह से दिल्ली सरकार निपट रही है, इसे लेकर भी सवाल पूछा गया था। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि हर थाने के पुलिसकर्मियों को 3 शिफ्टों में बांटा गया है। हर शिफ्ट में 8 पुलिसकर्मियों को गश्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे कि एक समय में लगभग 56 पुलिसकर्मी नहर पर गश्त करेंगे। हर थाने की एक ERV हर शिफ्ट में पुलिसकर्मियों के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में नहर की निगरानी के लिए 24 घंटे 3 शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 150 जवानों को तैनात किया गया है। आपको बताते चले कि देश में
Z+ सुरक्षा का सबसे बड़ा घेरा होता है। और ऐसे में देखिए मुनक नहर में 5 थानों की पुलिस जो है उसका पहरा वहां पर अब नजर आने वाला है। दरअसल 1050 MGD पानी मुनक नहर के जरिए मांग रही है दिल्ली सरकार। 985 MGD पानी वर्तमान में राजधानी को मिलने का दावा है और 102 किलोमीटर लंबी ये नहर मुनक रेगुलेटर में यमुना नदी से पानी पहुंचा रही है। और 24 घंटे में 3 शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे। यानी कि आप समझिए कि दिल्ली के हालात कैसे हो चुके हैं। दिल्ली की जनता पानी पाने के लिए त्राही त्राही कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले पूछा गया था कि दिल्ली सरकार इन टैंकर माफियाओं पर क्या कोई एक्शन ले रही है या नहीं। अगर जो पानी है वो टैंकरों के जरिए लोगों तक पहुंच सकता है तो फिर क्यों नहीं नल के जरिए लोगों तक वो पानी पहुंचे। और ये कोई सरकारी टैंकर्स नहीं थे, यानी कि जो प्राइवेट टैंकर्स थे वो अपनी मनमानी से लोगों से पैसा वसूल रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर लोगों को पानी चाहिए, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, तो लोगों को उस पैसे को देना पड़ रहा था लोगों को। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश का भी यू टर्न सामने आया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश की तरफ से कहा गया था कि 137 क्यूसेक पानी वो छोड़ेंगे, उनके पास अतिरिक्त पानी है। लेकिन जब पूरा मामला बढ़ा, दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से उनको पानी नहीं मिला, यानी कि हिमाचल की तरफ से पानी नहीं छोड़ा गया। तो फिर कोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने यू टर्न ले लिया और कहा कि भाई हमारे पास तो है ही नहीं इतना अतिरिक्त पानी, तो हम कैसे दें। कुल मिलाकर राजनीति पूरे मामले में हो रही है, लेकिन दिल्ली की जनता तक राहत नहीं पहुंची। लेकिन उम्मीद है कि अब शायद पानी वहां पर पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि कोर्ट में आज कौन कौन से केस हैं जिस पर सुनवाई होने वाली है। घाटकोपर होर्डिंग हादसे के बाद दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है, ये एक अहम खबर है। इसके अलावा सनी एन्क्लेव के मालिक जर्नैल सिंह बाजवा की ओर से दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बाजवा पर कंज्यूमर कोर्ट में करोड़ों रुपए की ठगी के 11 मामले दर्ज थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। शराब घोटाला मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। अब देखना होगा कि इसमें तस्वीर क्या कुछ सामने आती है। केजरीवाल मामले में भी राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद है और उस मामले में भी सुनवाई होगी। बड़गाई जमीन घोटाला मामले में भी MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो ये तमाम अहम केस जिस पर सुनवाई होने वाली है। बड़गाई का जमीन घोटाला मामला MP MLA कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगी।